तो इस रात आप हैं आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ एंड टुडे वी हैव विद अस समबडी, अगर इन्हें हम ओजी ऑफ रेडियो कहेंगे तो बिल्कुल भी गुस्ताखी नहीं होगी, बिकॉज ही इज द वन हु एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू गेट इनटू रेडियो, जिनकी आवाज़ सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। एंड ओह माय गॉड, इनका अभी इन्होंने मुझे बताया कि अराउंड 30 साल का तजुर्बा है रेडियो में ही, खाली अगर बात की जाए। ओह माय गॉड, इट्स लाइक वे बैक इन 90s जब रेडियो में असल हम एफएम कहते हैं ना, शुरुआत हुई थी। एफएम का मतलब लोगों को पता चला था। सो ही वाज द वन हु एक्चुअली मेड इट हैपन, जिसने लोगों तक वो रेडियो वाली एफएम वाली फ्रीक्वेंसी पहुंचाई थी। वी हैव विद अस नन अदर देन मिस्टर रोशन अब्बास। Thank you. So रेडियो में सबसे पहले हम, because you know you're the OG of radio, so radio started from 90s to the radio of 2024. आपको कितना फर्क लगता है? शुरुआत में क्या था, देखो, एक तो इक्विपमेंट के हिसाब से अगर देखो जो अभी यहाँ पर दिख रहा है, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। 2 स्पूल मशीन लगी होती थी, 2 रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, एक टेप रिकॉर्डर होता था और सीडी प्लेयर के अंदर जो था वो लॉक लगा होता था। आपको बताना पड़ता था क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते थे कि बहुत प्रेशियस चीज़ है, खराब हो गई तो क्या होगा। तो एक तो वो था, पर एक फ्रीडम उस जमाने में थी कि 1 घंटे में आप जो चाहते थे आप करते थे। पर्टिकुलरली अगर आप ऑल इंडिया रेडियो से आए थे, जहां पे मैंने शुरू किया था। फिर जब मैं टाइम्स पे आया तो वो बड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइम चल रहा था, बिकॉज उस जमाने में पूरी फ्रीक्वेंसीज जो थी नई नई आई थी। किसी को पता नहीं था क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो मॉर्निंग में वो ड्राइव टाइम का शो का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, इवनिंग ड्राइव टाइम का शो कॉन्सेप्ट हुआ। फिर ये हुआ कि यार रात को भी ऑडियंस सुनती है, लेकिन वो थोड़ा कुछ अलग सुनना चाहती है। तो हम लोगों ने टाइम आउट, कन्फेशंस, यानी कैसे कैसे शोज करें, बट बहुत एक्सपेरिमेंटल था। फिर मुझे लगता है कि एक बीच में दौर आया जब फॉर्मेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एंड आई थिंक फॉर्मेट रेडियो इज व्हाट इज देन प्रोग्रामेटिक रेडियो जिसको हम बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट एक तरीके से आ गया। एंड मुझे लगता है क्रिएटिव लोगों की एक तरीके से प्रवृत्ति भी होती है, उनकी एक नेचुरल बेंट होता है दैट दे स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू ओवरकम अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे 3 गाने के बाद ही कुछ बोलना है, देन ओके फाइन, आई नो दैट्स अ प्रैक्टिस, बट आई विल डू इट इन अ मैनर दैट आई कैन कीप द ऑडियंस मोर इंटरेस्टेड। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी आवाज़ और अपनी नॉलेज से जीतते हैं, कुछ लोग इंटरेक्शन से, कुछ ह्यूमर से। सो आई थिंक दैट जॉनर वाइज चीज़ें बहुत डेवलप हो गई हैं। रीजनल रेडियो भी पॉपुलर हो गया है। अब मैं कुछ शहरों में जाता हूँ जहाँ पर लोग हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु सब कुछ एक साथ मिक्स करके बोल रहे होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो नज़र आई हैं, एंड द फैक्ट दैट एक जनरेशन का ड्राइव टाइम कंपेनियन रेडियो हो गया था। आई थिंक अबाउट 4 hours a day you all were so, or even today I think are so important to a person's life, because जितनी ट्रैफिक बढ़ती है उतनी लोग की होती है कि भाई चाहे रेडियो और करे, चलो बात चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, तो वो एक दोस्ती बन जाती है। एंड अ गुड रेडियो जॉकी इज लाइक अ कप ऑफ टी और कॉफी, जो कि एक बार एडिक्शन पड़ जाए तो जिंदगी भर नहीं जाता। Absolutely. And Roshan Abbas is somebody who actually started his radio career from Delhi itself. Right. So दिल्ली में जब आपने शुरुआत की थी, so how was the radio scene there in Delhi then? और आपके पास जो challenges थे उस वक्त वो क्या क्या थे? तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि बहुत कम लोगों को ऑप्शंस, चांसेस मिलते थे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एक ही थी। अब उस एक फ्रीक्वेंसी में अगर आप 8 घंटे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो 8 ही रेडियो जॉकी हो सकते हैं, और वो 8 लोगों में भी हम में से कुछ लोगों को 2-3 घंटे मिल जाते थे। अच्छा, राइट। सो इनिशियल चैलेंज तो ये था कि आपको काम मिले कैसे। जब एफएम शुरू हुआ, हमें किसी को पता नहीं था कि नौकरी कैसे मिलेगी। मुझे याद है कि एकदम वो मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसा सीन था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के बाहर खड़ा हुआ था, और बड़े बड़े वहाँ पे बड़े गेट्स हैं, अगर आप जाइए मेन ब्रॉडकास्ट हाउस पे, संसद मार्ग पे जो है। हाँ जी, तो वहाँ पे जब मैं गया था तो मतलब लोगों की लाइन लगी हुई थी, सब जैसे अर्जी देने आए गवर्नमेंट के लिए, और वो आदमी सबको भगा रहा है वहाँ से। उस समय प्रॉपर वॉइस टेस्ट होते थे। प्रॉपर वॉइस टेस्ट होते थे। नहीं, उस जमाने में एक तो वॉइस टेस्ट होते थे, लेकिन नोबडी न्यू कि भाई इसका कोई हंट नहीं होती थी, कोई रेडियो जॉकी की हंट वगैरह नहीं होती थी। तो मैंने किसी तरीके से उस आदमी का देखा कि उसकी ब्रेक कब वो लेता है। जब वो ब्रेक लेके चाय पीने गया तो मैंने उसके कहा चलो भाई अब चाय पे चर्चा करते हैं। तो उसको चाय पे पकड़ लिया, उससे बातें करी और उससे दोस्ती कर ली। जो गार्ड था मैंने उससे दोस्ती कर ली थी। तो गार्ड मुझको अंदर लेके गया था ऑल इंडिया रेडियो के जो हमारे में एफएम के हेड थे मिस्टर रवि नरूला, उनसे मिलाने के लिए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, चैलेंज ये था कि जैसे मैं अंदर गया, मैंने कहा कि सर मैं आपका रेडियो सुन रहा हूँ, आपके बड़े सारे शो बॉम्बे से आते हैं, लेकिन एफएम की स्ट्रेंथ ये है कि वो एक लोकल मीडियम है। अगर आपने दिल्ली की पल्स नहीं पकड़ी तो आप क्या पकड़ेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा तुम कैसे करोगे। मैंने कहा मुझे चांस दीजिए, मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में हमारे पास एक स्लॉट है संडे का, करोगे।
सो दैट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, और मैंने इमीडिएटली जंप करके वो अपॉर्चुनिटी ले ली। तो चैलेंजेस जो थे, एक तो ये था कि एक्सेस का चैलेंज था, दूसरा ये था कि टेक्नोलॉजी का बहुत चैलेंज था। मैं लोगों के इंटरव्यू एक वॉकमैन पे करने जाता था, लोगों को पता भी नहीं होगा कि वॉकमैन क्या होता है। सोचिए जैसे टेप रिकॉर्डर जिसपे आप रिकॉर्डिंग कर सकते थे, वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक 89 90 वो वाला वक्त, और हाँ, उस समय बिल्कुल। सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता था। करेक्ट। और वो वॉकमैन लेके मैं लोगों के इंटरव्यू लेता था, फिर मैं वापस आके डबल डेक पे उसको रिकॉर्ड करता था, खुद ही एडिट करता था, बड़ा रफ एडिट होता था। आज आपका एडिट अप्रूव ही नहीं होता वो कि भाई इसमें कितनी पीछे खटखट साउंड आ रही है, सब हो रहा है। पर वो होता है कि भाई मजबूरी जो भी हो, आपको एक तरीका ढूंढना होता है। सो वी डिड ऑल ऑफ दैट एंड आई रियली फेल्ट दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। वी डिडंट हैव अ टेलीफोनिक कनेक्शन, तो पेजर पे मैं लोगों को अपना नंबर देता था, वो मुझे पेज करके अपना उनका नंबर देते थे, फिर मैं फोन करता था, और मुझे हर बार जो स्टेशन ऑफिसर था बोलता था कि अगर किसी ने गाली दे दी तो तुम्हें सैक कर दिया जाएगा, और वो सारा लाइव। तो मैंने कहा यार मैं तो चांस लूंगा, देखा जाएगा, बिकॉज अदरवाइज ऑप्शंस नहीं थे। यू नो देयर इज नो डिले, सो एनीबॉडी जो बोल रहा है वो ऑन एयर इमीडिएटली जा रहा है। म्यूजिक की बहुत कमी थी। सीडी के लिए आप रिक्विजिशन करते तो लगता था कि आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं छुट्टी के लिए। बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। बट अगेन एज आई सेड, इट वाज आल्सो अ जॉय। छोटी टीम थी, लोग साथ में मिलके काम करते थे। दैट वाज द फन थिंग दैट वी डिड। आई एम एक्चुअली रिमाइंडेड ऑफ द डेज जब मैं बिल्कुल मतलब स्कूल में वो शुरुआत की थी, जब वो एफएम लोगों को समझ आया था कि होता क्या है, एंड उस समय क्रेज़ इतना ज़्यादा था, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी खुद को लोगों तक पहुंचाना। आजकल के ज़माने में वो बहुत इजी है। अभी एनीबडी हु हैज़ 1000 फॉलोअर्स इज़ एन इंस्टाग्राम माइक्रो इन्फ्लुएंसर। तो अभी वर्सेस देन 90s के वो वक्त में, उस दौर में, what was the first time when you actually felt like a celebrity? क्या हुआ कि जब पहला साल कंप्लीट हुआ एफएम का, तो जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने एक वैन बनाई थी, और उस वैन में दिल्ली में एक रोनिका जेकब एक थी, बहुत अच्छी डांसर। उसका एक डांस ट्रूप था, इसका नाम था प्लैनेट्स। तो रोनिका जेकब एंड द प्लैनेट्स, और एक संजय रैना करके आर्टिस्ट थे, उनका उस जमाने में एक एल्बम आई थी। तो संजय रैना, रोनिका जेकब और जो भी रेडियो जॉकी फ्री हो, हम लोग एक कॉलेजेस के टूर पे जा रहे थे। अच्छा, सब लोग कह रहे थे नहीं जाना यार, क्यों जाना। अच्छा, मैं थोड़ा सा लखनऊ वाला हूँ ना, तो लगता है कि चलो कर देते हैं, ठीक है देखा जाएगा। सो मैं चला गया। हम लोग गार्गी कॉलेज के बाहर पहुंचे, और पहले इनको परमिशन मिली थी कि वैन को आप कॉलेज के अंदर ले जा सकते हैं। सडनली वाइस प्रिंसिपल या किसी ने मना कर दिया। यकीन मानो, अनाउंसमेंट हुआ कि टाइम्स, हम लोग की वैन वहां पर पहुंच गई है, पूरा कॉलेज जो था वो क्लास छोड़ के बाहर आ गया। तो पूरा वो जो रोड था वो ब्लॉक हो गया। संजय रैना जो है वो खड़ा होकर एकदम डांस कर रहा है, सब कर रहा है। मैं वैन के ऊपर चढ़ा हुआ, मुझे कहा यार ये कैसे हो गया भाई, इतने सारे लोग आ गए। एंड इट वाज़न्ट लाइक 100 और 200, मतलब इमेजिन एन एंटायर कॉलेज ऑफ 2000 पीपल इज ऑन द रोड। एंड मतलब लोग आपसे ऑटोग्राफ साइन करवा रहे हैं, लोग आपका मतलब यू रियली फेल्ट लाइक जो सलमान और शाहरुख को लगता होगा, सच में उस टाइप का एक्सपीरियंस कर। उसने घर पहुंचा, मैंने कहा यार थोड़ा बड़ा हो गया सब मजाक में। और उसके बाद क्या होता है कि इमीडिएटली आपको क्या फोन करता है कि हेलो रोशन जी। मैं कहा रोशन जी मुझे कौन बोल रहा है, मैं तो 23 साल का हूँ, तो आप हमारा एक इवेंट होस्ट कर देंगे। मैं कहा यार पैसे बनाने का भी मौका है, वेरी गुड, ये भी कर लेते हैं। फिर किसी का कॉल आया, आपने टीवी करा है, तो मैंने कहा मैंने टीवी नहीं करा है। तो एंड दिस ऑल हैपेंड, रिमेंबर द एनिवर्सरी हैपेंड। उसके एक हफ्ते मुझे एक लाइव इवेंट के लिए, और हमको ज़माने में रेडियो का एक शो करने के 750 रुपये मिलते थे, राइट। सो द मैक्सिमम मनी, बिकॉज ऑलरेडी रेडियो could only do 6 shows, was 4,500। और मेरा गोल होता है कि 10,000 कमाना है किसी तरीके से। तो मैं 5.5 इधर उधर से ढूंढता रहता था वॉइस ओवर ये वे करने के लिए। तो मुझे जब कॉल आई ना इवेंट वाले, तो उसने कहा कि सर हम ना बजट बहुत कम है, आपको सिर्फ 3,500 दे पाएंगे इवेंट के। मैंने कहा अरे 1 day 3,500, हाँ दैट हैपेंड। फिर वो टीवी वाले ने फोन करा, टीवी वाले का फोन आया, तो उसने कहा कि हम पब्लिक डिमांड नाम का शो कर रहे हैं जी पे, एंड वुड यू डू इट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग ऑन द रोड। दैट आई लव टू डू। सो दे सेड ओके। अब फिर उन्होंने कहा कि सर बजट बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 2,500 रुपए। तो ऐसा अच्छा है, कहते हैं पर एपिसोड। ऐसे महीने में कितनी होगी, कहते 4, अच्छा 10,000, you know, सही है। So suddenly imagine in 95, 96 you're earning from earning 4,500, it suddenly pushed to that 30, 35। अब यार ये क्या हो गया, फिर वो डबल होता गया। तो it just, you suddenly felt that power, the position, the privilege
एंड द पैसा, तो सब कुछ दिख गया एक साथ। सो आजकल लोग डेफिनेटली बहुत बार जब मेरे भी बातचीत होती है बाहर के लोगों से, तो दे ऑब्वियसली आस्क के वॉइस एज एन इंडस्ट्री उसका क्या फ्यूचर है. So it has graduated from AIR to FM to podcast and now to a lot of other things, say voiceovers and अब AI में भी यूज़ हो रहा है. आपको क्या लगता है कि वॉइस का टिपिकली अगर RJs की बात करें या पीपल हु आर वॉइस आर्टिस्ट या हु आर ट्रेनिंग इनटू दिस, उनके लिए क्या फ्यूचर है एंड इज देयर समथिंग व्हिच यू आर डूइंग फॉर देम? सो एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सवाल है राहुल, क्योंकि हम अब कम्यून के ज़रिए से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम तकरीबन 4000 आर्टिस्ट से छोटे छोटे शहरों में 20 शहरों में एक साल में उनसे परफॉर्मेंसेस कराते हैं. Okay. हर आर्टिस्ट का फिर मन होता है कि उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए. बिल्कुल. बॉम्बे में वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन ज्यादातर उसमें यू वुड हियर द सेम वॉइसेस. सो यू वोंट बिलीव, अगर आप जाइए एक स्टूडियो में तो एक आदमी 1 घंटे में एक फिल्म की डबिंग करके दूसरे स्टूडियो जा रहा है, ऐसा कर रहा है. पिछले साल हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली. नेटफ्लिक्स ने हमको अप्रोच किया और कहा कि हम स्वर सामियाम करके, पहला एक एडिशन था जिसमें उन्होंने कहा कि कैन वी इंट्रोड्यूस न्यू वॉइसेस टू द इंडस्ट्री. एंड द लेडी हु वाज रनिंग इट फ्रॉम देयर, अश्विनी, उसने कहा कि देखो मैं हर बार वही आवाजें सुनती हूँ, बहुत अच्छी आवाजें हैं, बट आई एम श्योर देयर आर मोर पीपल. हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी छोटी कम्युनिटीज, कम्यून में हमारे पास फिल्म की कम्युनिटी है, पॉडकास्टिंग की कम्युनिटी है, पोएट स्टोरी टेलर्स की कम्युनिटी है, इनको अप्रोच करा. और इन सबको अप्रोच करके हमने पिछली बार जो था तकरीबन 22 लोगों को चुना. एंड दोज 22 पीपल वेंट थ्रू अ 6 वीक ट्रेनिंग. उसमें बच्चे भी थे, उसमें LGBTQI से जो लोग थे वो भी थे. और इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलते देख के मुझे लगा कि हम एक तो कर रहे हैं कि वॉइस इंडस्ट्री को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बच्चे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग बच्चों की आवाजें निकाल के करते हैं, वो बड़ा अजीब साउंड करता है. या बहुत यंग लोग एज की, सब मिस्टर बच्चन बनना चाहते हैं, बट इट्स नॉट द ओनली वे, राइट? तो ऐसी वॉइसेस एग्जिस्ट करती हैं. तो पिछले साल जब हमने करा था तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, बट इट वर्कड सो वेल एंड इट वाज सो सक्सेसफुल दैट हमने इस साल उसको और बड़ा कर दिया. इस साल उस प्रोग्राम का नाम है वॉइसेस ऑफ टुमारो. 500 लोगों को हमने ऑडिशन करा और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती थी कि बच्चे जो हैं, बिकॉज ये हमारी एडवर्टाइजिंग इंस्टाग्राम वगैरह पे जाती थी, जिसमें बच्चे हैं वो फोन कर रहे हैं कि माई डैड इज आस्किंग हाउ कैन ही बी अ पार्ट, यू नो, और माई मदर इज आस्किंग हाउ कैन शी बी अ पार्ट. तो ये जो चीजें हैं, अब की से हमारा फोकस था ऑन वॉइसेस ओवर द एज ऑफ 55 एंड LGBTQI, यू नो, जो ऑडियंस है उनको हम लाना चाहते थे. तो हमने गेज और गेसी और इन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बॉम्बे में काम करा. हमारे पास जो जजेस हैं, जो जूरी है सिलेक्ट करने के लिए, तो हमने 500 से जो था वो 175 लोग रफली जो है वो शॉर्टलिस्ट करे, उनके वॉइस एडिशंस एक स्टूडियो में करे. और अब हमको पता है कि इनमें से बहुत सारे लोगों की जो ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग से, द ट्रेनिंग इज बाय पीपल जो कि आपने मनी हाइस्ट अगर शो देखा है तो उसमें जो प्रोफेसर की वॉइस करते हैं, ही इज वन ऑफ द ट्रेनर्स, द पर्सन हु हैज ट्रेन्ड पीपल एंड एक्टर्स फॉर मल्टीपल फिल्म्स. ऐसे ट्रेनर्स हैं, तो बहुत ही अच्छे लोगों को लाए हैं. एंड आई एम होपिंग दैट दिस कैन गिव न्यू वॉइसेस एंड अपार्ट फ्रॉम न्यू वॉइसेस अ न्यू वोकेशन. बिकॉज अगर आप डबिंग के थ्रू अपने लिए कुछ कमा सकते हैं तो आप एक इनविजिबल सेट ऑफ लोगों को विजिबिलिटी दे रहे हैं, उनको वोकेशन दे रहे हैं. दैट्स द होल आइडिया. सुपर. अब जब आप दिल्ली में होते हैं या wherever you are, when you are stuck in a jam, और obviously मेट्रोस में तो ट्रैफिक टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ड्राइव टाइम बहुत ज़्यादा, when you listen to radio, one thing which you like about radio, one thing which you hate about radio? So what I really like about radio is that the level of confidence and interactivity is a lot. तो एक बहुत ही, और आप इतने लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, और मुझे लगता है कि पैंडेमिक और पैंडेमिक के बाद भी ना एक और पैंडेमिक चल रहा है जो कि लोनलीनेस है. और उस लोनलीनेस में लोगों को एक दोस्त मिलना, नॉट AI, नॉट यू नो अ लाइक और अ शेयर, एक आवाज, एक इंसान, वो चीज बहुत अच्छी लगती है मुझको एट वन लेवल. जो मुझे बुरा लगता है वो ये होता है कि यू नो एवरीबडी एज अ वॉइस सीम्स टू बी रनिंग अगेंस्ट टाइम. मैं जब अपना एक शो करता था खाना कैन वन मल्टीपल अवार्ड्स, उसमें मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है करो. सो यू नो आई यूज्ड टू डू लिंक्स फॉर 4 मिनट्स, क्योंकि मैं किशोर कुमार की एक ऐसी कहानी सुना रहा था जो लोगों ने सुनी नहीं थी और लोग जानना चाहते हैं. आप उसको ब्रेक करके करेंगे ना,
शायद वो पर्सन अगली ब्रेक में ना सुन पाए, शायद वो उससे पहले ना आ पाए, शायद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। सो ये एक फ्रीडम जो थी, दैट समटाइम्स आई फील दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन। बट लोग कहते हैं अटेंशन स्पैन कम हो गया है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं मानता हूँ अगर अपनी ऑडियंस अगर आप बना लेंगे एक बार, वो ऑडियंस आपको सुनने आएगी, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो या 20 घंटे के लिए हो, वो जरूर आएगी। And of course, now you have joined hands with us as well with HT Podmasters coming into play. How does it feel like? मैं तकरीबन हर साल अपनी टीम से कहता था कि यार एक पॉडकास्टिंग की अवार्ड होनी चाहिए, Oh wow. क्योंकि पॉडकास्टर्स को रिकग्निशन मिलना एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और दूसरा क्या है, एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म पे अगर हम करते, मैंने सोचा था एक पॉइंट पर, हमने कहा हम भी प्रोड्यूस करते हैं, फिर दूसरे लोग कहेगा आप प्रोड्यूस करते हैं तो फिर आप कौन होते हैं कहने वाले। तो मैं हमेशा बिलीव करता था कि एक कम्युनिटी ऑफ गुड जजेस वगैरह बनाया जाए। तो यू नो व्हेन द टीम रीच्ड आउट एंड आई थिंक रोहिणी एंड शिखर बोथ रीच्ड आउट टू अस एंड सेड के ऐसा हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिकॉज एक तो उन्होंने जो जूरी पे नाम लिए वो सब हमारे दोस्त ही हैं। अब एक तरफ वो रणवीर है, एक तरफ वरुण है, मतलब यू नो मैं लगता है भाई बंधु सारे के सारे यू नो एट वन लेवल। तो इट्स पीपल यू रिस्पेक्ट, पीपल हु हैव डन रियली वेल, पीपल हु मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। ये चीज़ें ज़रूरी होती है, बिकॉज बहुत बार अवार्ड्स अपनी अहमियत बना लेते हैं बाय गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड, और लोग एंट्री फी भर रहे हैं, सब भर रहे हैं वगैरह। यहाँ पर मुझे सच में लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप जेन्युइनली लोगों को रिकग्नाइज करेंगे। हाँ, हमें से जो खुद पॉडकास्ट करते हैं, हम कैसे एंट्री करें ये प्रॉब्लम है। क्या लगता है यार हम करें कि नहीं करें, कर सकते हैं नहीं कर सकते, पता नहीं है। तो आप जूरी हैं। आप जूरी है तो कर नहीं सकते। बट इट्स रियली एंड यू नो क्रिएटिव इंडस्ट्री में मैं जब छोटे शहरों में जाके बात करता हूँ पेरेंट्स से, वो मुझसे सिर्फ 2 चीज़ बोलते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आपको क्या डर है अपने चिल्ड्रन को क्रिएटिव इंडस्ट्री भेजने का। कहना यार देखो क्या है, एक तो ये है कि रिकग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा ये है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप एक रिकग्निशन का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म से रिकग्निशन मिलने पे पैसे और मिल सकते हैं, और लोगों को रिकग्निशन मिलेगा, लोग उनको और काम देंगे। एक माँ बाप के पास अगर आप स्कूल का मेडल भी लेके जाते थे, उसकी जो खुशी मिलती थी, व्हेन यू टेक that Podmaster award, you know, which when you give it to your parents or whoever it is, whoever in your family has supported your journey, उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे सच में लगता है कि इट्स अ वेरी opportune टाइम। पिछले 4 साल में पैंडेमिक के बीच में हमने जो मैच्योरिटी देखी, पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, इतने हजारों पॉडकास्ट आ गए हैं, बड़े बड़े फाउंडर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी मैंने निखिल कामत का नया जो है वो पॉडकास्ट देखा, मतलब देयर एंड वॉडकास्ट एंड पॉडकास्ट ऑलमोस्ट सेम जगह पर ही आके रह गए। एक आप विजुअली देख सकते हैं, एक अगर आप विजुअल ना देखें तो आप आवाज से सुन सकते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग। आई एम रियली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द एंट्रीज। One thing, of course, when I also, you know, get this question, I hear this question a lot कि रेडियो का क्या फ्यूचर है। तो आपको भी डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये पूछते होंगे, तो आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? मुझे ये लगता है कि जो रेडियो का फ्यूचर है वो यही है कि रेडियो की 3 स्ट्रेंथ्स हैं। एक तो इमीडिएट है, रेडियो से चीप मीडियम ऑफ ब्रॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करता आज भी। टीवी के लिए कैमरा लगता है, एडिट लगता है, शूट लगता है, कैमरामैन लगता है। यहाँ पर एक माइक, एक इंसान और एक फ्रीक्वेंसी, बस यही 3 चीजों से आप काम चला सकते हैं। तो इट इज स्टिल द चीपेस्ट मीडियम, इट इज स्टिल द मोस्ट इमीडिएट मीडियम ऑफ न्यूज, एंड आई विश दैट न्यूज वाज अलाउड मोर फ्रीली इन इंडिया। न्यूज के इंटरनेशनल शोज इतने पॉपुलर होते हैं, आप जाके देखें 25-25 साल चल रहे होते हैं वो शो, यू नो। तो वो है। एंड उसकी थर्ड चीज ये है कि वो एक लोकल फ्लेवर जो दे देता है, जो हमारे कानों में आता है। ट्रू। देखिए हम पढ़ते बहुत चीजें हैं, लेकिन सुनना एक अलग अटेंशन रिक्वायर करता है, एक अलग सेंसेशन है जो आपकी ये हियरिंग सेंसेस को अपील करता है। सो आई थिंक दीज 3 रीजंस विल कॉन्स्टेंटली मेक रेडियो स्टिल एग्जिस्ट, बट रेडियो नीड्स टू गेट देन हाइपर लोकल। इट नीड्स टू बी हाइपर लोकल। यू शुड बी एबल टू टर्न एंड से कि बाराखंबा की 3री स्ट्रीट पर ये हो गया है, राइट? तो वो एक इमीडिएसी और इंटरएक्टिविटी आपको जरूर रखनी पड़ेगी। दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रू। एंड चाहते एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको बहुत ज़्यादा अपील करता है, जिसकी आप इंतज़ार करते हैं कि हर हफ्ते या हर महीने ये कब ड्रॉप होगा, जिसके आप बहुत बड़े फैन हैं? मैं इस समय तो 2 पॉडकास्ट का नाम लूंगा, एक इंडिया से और एक बाहर से। सीन एंड द अनसीन एक पॉडकास्ट है जो अमित वर्मा करते हैं, 5 साल से कर रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और यू नो उनकी 2 चीज़ें जो कहते हैं कि डेप्थ, पॉडकास्ट में आप डेप्थ में जा सकते हैं।
हिज एपिसोड समटाइम्स आर 7 hours long. ओह आप 2x स्पीड पे भी सुने तब भी आपके 3.5 घंटे निकल जाएंगे. लेकिन उसमें जो मजा आता है और वो जिस तरीके से अपनी ऑडियंस को ये मान के कहता है कि आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए. राइट, दैट इज समथिंग व्हिच आई जेन्युइनली लव बिकॉज ऑफ द डेप्थ दैट ही हैज. एक मैं जब लंदन गया था 1995 में, तो वहाँ पर एक जी की रिपोर्टर थी, अनीता आनंद. शी वाज अ लवली लिटिल गर्ल हु यूज्ड टू बी टॉकिंग 19 to a dozen, वेरी इंटेलिजेंट. एंड देन आफ्टर अ व्हाइल वो मीडिया में मैं इंडिया आ गया. लास्ट ईयर मैंने देखा कि विलियम डैलरिम्पल, जो कि इंडिया पर इतनी खूबसूरत किताबें लिखते हैं, लास्ट मुगल वगैरह जैसी उन्होंने लिखी हैं, कंपनी, राइट्स अ लॉट अबाउट द ब्रिटिश टाइम इन इंडिया. And Anita Anand together have started a podcast which is called Empire. And it traces any great empire in history की शुरुआत, उनकी battles, उसमें क्या हुआ, आप यकीन नहीं मान सकते. एक शो है जो कि 15 एपिसोड में उसकी फिल्म बन रही है, उस पे फिल्में बन रही हैं, उसकी किताबें निकल रही हैं. दैट इज द ट्रू. व्हेन पीपल आस्क मी ना पॉडकास्ट से क्या हो सकता है, पॉडकास्ट से ये हो सकता है कि अगर आपका आइडिया इतना स्ट्रांग है, इतना सॉलिड है, तो उस पे कल फिल्म बन सकती है. सो दीज आर 2 shows आई रियली लुक फॉरवर्ड टू नाउअडेज. अब हम डेफिनेटली ये 2 पॉडकास्ट ऐसे हैं जो मैंने अभी तक खुद नहीं सुने हैं, बट नाउ दैट यू हैव रिकमेंडेड, आई विल डेफिनेटली डू इट. लास्ट क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स आई वुड नेवर लेट यू गो. एक अगर इस वक्त आपको दोबारा से एक रेडियो शो होस्ट करने का मौका मिले, उसका नाम क्या होगा और उसका कंटेंट क्या होगा? जब मैंने अपना पहला शो शुरू करा था, उसका नाम 10 से 11 था. अच्छा. क्योंकि वो 10 बजे आता था, उसमें 11 गाने होते थे. Okay. और 11 इसलिए होते थे क्योंकि 10 आज के होते थे और 1 पुराना होता था. आज अगर मैं शो करता तो मैं शो करता, उसका नाम होता कल, आज और कल. क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक बड़े सैंडविच जनरेशन में जी रहे हैं. हम अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना चाहते हैं, हम में से कुछ लोगों के बच्चे भी हो रहे हैं, और इन 3 जनरेशन्स के बीच में, बिकॉज आई हैव यंग चिल्ड्रन एंड आई हैव ओल्ड पेरेंट्स, मुझे इतने अलग ओपिनियंस मिलते हैं ना कि मेरा कभी बार दिमाग खराब हो जाता है कि मैं इनका पेरेंट बनूं कि इनका पेरेंट बनूं, मैं इनका दोस्त बनूं कि इनका दोस्त बनूं. एंड हर वक्त हम लोग जूझ रहे होते हैं नए नए प्रॉब्लम से. आई वुड लव टू डू अ शो दैट टॉक्स अबाउट 3 generations के पर्सपेक्टिव्स ऑन थिंग्स, अबाउट ड्रिंकिंग, लव, सेक्स, रोमांस, मैरिज, सैलरी, प्यार, तो ये मैं बनाता. क्या बात है. So you've given me an amazing idea. Use it. Please use it. You seem to be the right person to do it. Thank you. And I just want to end by saying that मेरे माँ बाप दोनों टीचर हैं और मुझसे कहते हैं कि जिंदगी में आदमी ना सिर्फ इज्जत और प्यार कमाता है. जिस इज्जत से तुम मुझसे बाहर मिले थे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी लिखने वाला था कि it's such a joy to see that people still have that kind of love and affection. So thank you for showing that love. Actually, I would definitely say it on the record कि he is the one guy who actually made me enter into radio. And ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब किसी को पता भी नहीं होता था कि रेडियो जॉकी होता क्या है. the moment I went into radio, जब मैं ऑडिशन देने गया था, तब मैंने सिर्फ एक A4 साइज़ का एक पेपर देखा था जहाँ लिखा हुआ था ऑडिशंस फॉर रेडियो जॉकी. मुझे लगा था वो घोड़े चलाने वाले जॉकी हो गए. आई जस्ट वेंट इट लाइक दिस. बट सीरियसली यू गाइडेड मी थ्रू एंड थ्रू. आपको पता भी नहीं होगा कि आपने इतने सारे डिसाइपल्स और बना लिए हैं और वो आगे जाके क्या क्या काम कर रहे हैं. बहुत 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 शुक्रिया. तो आपने बहुत कमाया है, जैसे आपके पेरेंट्स ने बिल्कुल सही कहा, वो इज्जत और वो नाम और वो मोहब्बत. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो